ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम. किसने किसने भी हमने वीडियो भेजा था रिसेंट का देखा है? देखा था सब आराम से देखना उसको, क्योंकि हमने कहा जिनकी जिनकी समझ एक परीक्षा उधर चलती है और एक जीवन की परीक्षा चलती है, दोनों साथ चलती हैं. ठीक, ये इसलिए वीडियो था. हमको तो एकदम से बाई चांस हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे थे, ये दिव्य कीर्ति सर का कुछ ऐसा मैसेज आता है तो लगता है देख लें एक सेकेंड. तो हमने उसको देखा तो ऐसा लगा थोड़ी देर कुछ बोलने का मन नहीं, पहले इसको आराम से थोड़ा डाइजेस्ट कर लें. ठीक, ये इसलिए था ना, कई बार हम लोगों को लगता है जीवन में बहुत समस्याएं हैं, ऐसी चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है इन्हें बोलते हैं समस्याएं रियल में, है ना. और एक कितना मतलब सारी चीज़ों को ध्यान से देखो, उसके सामने नेट का एग्ज़ाम बहुत छोटा है, हालांकि उतना छोटा नहीं है. नेट का एग्ज़ाम एक अपने यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही आता है, अगर JRF तक लेके चले जाओ, ठीक है. लेकिन ये चीज़ें कितनी मतलब अपने आप में सोचने में थोड़ा दिल हिल जाए, दिमाग हिल जाए है ना? और फिर भी व्यक्ति, इसका मतलब है कि जब कोई सोच ले ना, और इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को, जो हमने फर्स्ट बैच यूनिवर्सिटी से हट के पढ़ाया था, अक्सर हम बात करते हैं, शायद रचना जी ने वो फ्रेमिंग की थी तो ध्यान भी होगा, एक राजेश गुप्ता सर हैं, उनको पढ़ाया था. वो एक ऐसे पर्सन है 1 मंथ पहले जिसे नेट का फुल फॉर्म ना पता हो, 56 ईयर्स ओल्ड पर्सन, और उन्होंने नेट निकाला था. और उनका फील्ड भी नहीं था, ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग में उनका वर्क है. और उन्होंने व्यासा से कोई मिलने वाले होंगे, उनके एक मित्र साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी पढ़ा था हम लोगों से, हमारे साथ उसी बैच में. उन्होंने बस श्रीमद् भगवद गीता इन सबको केवल समझने के लिए पढ़ा था. तो वो पूरा बैच ऐसा था. और वो एक ऐसे पर्सन थे, जब भी उनसे बात करो, कभी उनको एक दो बार हम लाए हैं, कभी लगेगा तो दिखाएंगे, उनसे अगर कोई बात आप करके देखो, वो मतलब एक होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति बस ऊर्जा से भरा है, बस वो केवल गिरा देता है कोई चीज़ को, कुछ भी कहो. और जब ये कहो कि हम कहते थे सर, आप कहते पढ़ेंगे पूरे मन से करिए इसको, नहीं कि सर आप इसमें ये सपोर्ट कर, दीदी हम आपके लिए 24/7 रेडी है. ये उनके शब्द 2020 से आज तक के हैं. 24/7 आपके लिए हम रेडी बैठे हैं, आप हमें कोई भी चीज़ बता दो, हम तुरंत कर देंगे आपको काम. और उस समय सब लोग पढ़ाई कर रहे थे, वो बोलते थे दीदी सबका निकल जाए, आप हमसे सब सहायता ले लो ताकि इन सबका निकल जाए, मेरा निकल गया तो निकल गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. उनके यही शब्द होते. मतलब आप समझ रहे हो कितनी प्योरिटी भी है और कितना डेडिकेशन भी है. और जब उनका रिजल्ट, और हमने सबसे उसी समय बोला था कि कोई व्यक्ति केवल अपने ज्ञान के आधार पर, वो सॉरी समझ के आधार पर नेट का एग्ज़ाम निकालेगा तो वो राजेश सर निकालेंगे. और रियलिटी में जब उनका रिजल्ट, उनका पता नहीं हमको क्यों खुद से पता था कि इनका निकलेगा, और जब निकला उनका तो उनसे हमने पूछा तो उनका दीदी आपका हम जो जो बताती थी वो करते थे. 16 घंटे जब तक हम जगे होंगे तो हमने 1 महीने केवल किताबों के बीच अपने आप को रखा था. ठीक, दूसरे वो एक ऐसे पर्सन हैं, बस 1 मिनट आते, दूसरे वो दूसरा वो एक ऐसे पर्सन है
जिसको अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हुए, शायद हमने ऐसे पर्सन को नहीं देखा, वाइफ और बच्चों को। मतलब अगर उनकी वाइफ अपनी बच्चियों से दिल्ली मिलने आई, वो बेंगलोर में है, तो उनको पता है कि पढ़ते समय ही दीदी हमें लेने जाना है, उनके लिए खाना बना के रखना है, आज का काम पूरा कंप्लीट करके रखना है। मतलब कितना सहज जीवन कुछ लोगों का होता है और वो लगातार आगे बढ़ जाते हैं। फिर ऐसे उनका पीएचडी का था, उसमें उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब उनको पीएचडी उनकी आगे बढ़ानी, उसमें सपोर्ट करना उनको, ठीक। तो ये सारी चीज़ ना, जो छोटी छोटी चीज़ों को देखो तो लगता है कि हमारा जीवन, कई बार ऐसी चीज़ों को देखते ही लगता है हमारी समस्याएं कुछ नहीं है, ठीक। चलो अब सब अपना अपना निकालेंगे। पहले तो हम लोग एक बार वो कंप्लीट कर दे फटाफट पढ़ के, ठीक है, जो हमारे सूत्र थे, फिर आगे हम लोग इसमें, क्योंकि उसमें कुछ लोगों के जिसके जिसके क्वेश्चन है उसमें आंसर है सभी के, ठीक है। कहाँ तक हम लोग 14 तक पढ़ा था ना रशा जी? कहाँ तक पढ़ा था मीता मैम? 14 नंबर सूत्र तक ना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते 15 में। वस्तु साम्य चित्त भेदात यो विवक्ता पंथा। मीन्स वस्तु की एकता में भी चित्त का भेद, वस्तु की एकता में भी चित्त का भेद है, इसलिए चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। समझ रहे? चित्त जो एक हमारा चित्त है, दूसरा जो कुछ हम देख रहे हैं। तो कई बार होगा कि वही परसीव करने वाली बात होगी कि हमारा ही चित्त है। थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मीता मैम बहुत अच्छी हैं, थोड़ी देर बाद लगा पता नहीं मीता मैम की बात समझ नहीं आई। मतलब मेरा, और होता है हम सबके साथ कि मतलब हमारा ही चित्त है, हमारे अंदर ही कुछ चीज़ें कभी ठीक लग रही, कभी ठीक नहीं लग रही, कभी लगता नहीं बहुत अच्छा हो सकता, कभी कम अच्छा हो सकता है। तो ये क्या है, एक ही वस्तु में मनुष्यों के चित्तों की वृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। मतलब एक ही मनुष्य है या अलग अलग मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी एक ही वस्तु को देखने के कई डायमेंशन हो सकते हैं, और जितने लोग बैठे हैं उनके भी हो सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर है। अर्थात अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है, यह प्रत्यक्ष है। इस परिस्थिति में यदि किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मानी जाए तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती है। किसी एक चित्त की कल्पना मान ली जाए कोई बात, ठीक है, तो वो अनेक चित्तों का विषय नहीं बनेगी। अगर कोई कल्पना है तो कैसे मालूम कि हम जो सोच रहे हैं वो मीता मैम सोच रही हैं, कि मिश्री जी सोच रही हैं, कि वो अपर्णा मैम सोच रही, और हो सकता है सोच भी रही हो, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। फिर क्या है इसमें, अतः सबको उनका स्वरूप नहीं दिखना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, वह सबको ही दिखती हैं। मतलब प्रत्यक्ष चीज़ें जो भी हैं वो सबको दिखेंगी, भले ही हम उसको कैसा भी समझें। कल्पना होगी किसी की, जैसे मान लो अभी हम लोग यहाँ बैठे, हमने सोचा कि हम जीआरएफ निकाल लेंगे। अब पता नहीं आप लोग ऐसे सब सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, लेकिन हम अगर सामने बैठे हैं और आप में से किसी का वीडियो ऑन है, किसी का नहीं ऑन है, तो हम लोग कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि रचना जी क्लास अटेंड कर रही हैं, और आप सब कह सकते हैं कि ममता मैम ने अपना वीडियो ऑन करके रखा था। मतलब जो प्रत्यक्ष चीज़ें हैं वो सबको दिखेंगी, जो प्रत्यक्ष नहीं है उनमें हमारे विचार या वृत्तियाँ बदलती रहती हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। फिर इसमें नीचे का लाइन देखते हैं। अतः वस्तु की एकता और उसे विषय करने वाले चित्तों की अनेकता होने के कारण दोनों अलग अलग पदार्थ है। तो वस्तु जो है, वस्तुएं और हमारा चित्त दोनों अलग अलग है। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। इसके सिवा दृश्य वस्तु, सब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जितनी भी बातें बस दो ही संदर्भ में होंगी। कौन से दो संदर्भ में यहाँ पर सारी बातें चल रही हैं? अभी एक चल रहा है, एक साइलेंट है इसमें से। किसके संदर्भ में सारी बात हो रही है? मैम दृश्य और दृष्टा। हाँ, अभी सारी बातें दृश्य निरूपणम के संदर्भ में चल रही हैं, ठीक है। फिर दृष्टा में, क्योंकि बस अब कैवल्य पाद है तो दृश्य अपने आप में वापस आ जाएगी, प्रकृति अपने इसमें वापस होगी, और पुरुष जहाँ है वो वहीं स्थित है। तो इसके सिवा दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं। कोई भी दृश्य वस्तु जो दिखने वाली वस्तु है वो किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है।
फिर है इसी में, जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी उस समय वस्तु का क्या होगा। जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी तो इसका मतलब क्या है, चित्त से संस्कार क्या हो रहे हैं, जो हमारी वृत्तियां हैं क्लिष्ट वाली थी तो वो तो क्लिष्ट से अक्लिष्ट में आ गए, ये तो कन्फर्म है सबको। हम यहाँ पर कहाँ हैं, सब अक्लिष्ट में हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई संस्कार हमारे से जा रहा है, इसका मतलब अक्लिष्ट वृत्ति भी अब जाने के लिए रेडी हो रही है, ठीक है। मतलब जो हमने विभूतियाँ प्राप्त की थी अपना पूरा योग साधना के द्वारा, तो अब उन विभूतियों से भी हम पूरे ज्ञान के आधार पर उन विभूतियों से वैराग्य लेने जा रहे हैं। तो जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी उस समय वस्तु का क्या होगा। तो इसमें एक लाइन पढ़, 2-3 लाइन इनको देख लेते हैं। इसके सिवा विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, पहली चीज, इसलिए भी कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि यदि कल्पना मात्र मानी जाए तो जब वह चित्त उसको विषय करना देखना छोड़ दे उस समय वह नहीं रहनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है, वस्तु वैसी की वैसी ही विद्यमान रहती। मीता मैम आपका क्वेश्चन का आंसर, वस्तु वैसी की वैसी ही विद्यमान रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि दिखने वाली वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है तथा दृश्य वस्तु चित्त से भिन्न है और सच्ची है। मतलब जैसे हमने कह दिया कि अब हमें धन के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, तो धन के प्रति अटैचमेंट नहीं है तो ये चित्त का संस्कार हमारा धुल गया एक तरह से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं है। कोई भी संस्कार जब हमारे अंदर से उसको हम खत्म करेंगे, हमने कहा कि जैसे एक, शायद आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो आपके जीवन में भी घटना घटी होगी, जो आप लोगों को बहुत अटैचमेंट लगता था अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, वो अगर सही ढंग से जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इतना अटैचमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, इतना अटैच्ड होने की ज़रूरत नहीं। काम करेंगे पर इतना ओवर अटैच्ड नहीं होंगे। तो ये क्या हुआ, ये तो, लेकिन ओवर अटैच्ड नहीं होंगे तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं। ओवर अटैच नहीं होंगे तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमारा घर हमारा नहीं है, कि हमारे बच्चे हमारे नहीं है, कि हमारे हस्बैंड हमारे, सब कुछ वैसे ही है। केवल क्या हुआ है, चित्त में जो ओवर अटैचमेंट का जो संस्कार था, जो राग का संस्कार था, वो क्या हो गया है, वो ढीला पड़ गया है, वो हल्का हो गया है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हटेगी लेकिन वो चीज़ रहेगी, पर वो हमारे अंदर से खाली हो रही है, हल्की हो रही है या कम हो रही है, ठीक। फिर है इसके बाद हम लोग देखते हैं तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, मीन्स चित्त वस्तु के उपराग अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला। चित्त में उसका प्रतिबिंब तो रहेगा ही, आखिर हमने संतान को जन्म दिया है तो प्रतिबिंब रहेगा उसका, लेकिन ओवर अटैचमेंट नहीं रहेगा, ठीक। तो संसार जैसे हमारे और सन्यासियों के बीच में क्या अंतर है, हम भी वही भोजन कर रहे हैं, सन्यासी भी वही भोजन कर रहे हैं, हम भी घर में रह रहे हैं, वो भी घर में, केवल किस बात का अंतर है दोनों के बीच में, अटैचमेंट नहीं रखते हैं, मोह नहीं रखते, बस हम लोग केवल वो मोह नहीं रखते हैं, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। और केवल मोह ना रखने से क्या होता है, उनकी प्रोग्रेस हर क्षण हो रही है और हमारी प्रोग्रेस हर क्षण नीचे आ रही है, ठीक है। इतना अंतर है दोनों के बीच में। दोनों के लिए सभी विद्यमान है चीज़ें, सब कुछ एक जैसा है, बस एक अटैचमेंट जो ओवर अटैचमेंट है वो जो हमारे सिद्ध लोग हैं या जो सन्यासी हैं, आत्मज्ञानी हैं, उनके जीवन में ओवर अटैचमेंट खत्म हुआ है केवल। फिर उसके इसके बाद है नीचे, इस कारण उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है, यह सर्वथा उचित है। कभी ज्ञात है उसको, ज्ञात ये भी है कि संतान हमारी है, अज्ञात ये है कि कई बार हम अपने आप में होते हैं तो हमें सब अहम ब्रह्मास्मि दिख रहा होता है, ठीक है। फिर व्याख्या क्या है, इंद्रियों की समीपता से जिस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ती है उस वस्तु को चित्त जान सकता है। जो हमारे सामने आया, हमने नरेंद्र मोदी जी को देखा है तो हमने नाम लिया तो आपको याद आ जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को देखा है। हमने कोई ऐसा नाम लिया जिसको हमने नहीं देखा है
तो जैसे मान लो हम आचार्य श्री राम शर्मा जी की बात करें, तो आप उतने दिन से सुनते हो, सुनने के कारण आप अटैच हो सकते हो, लेकिन एकदम से वो भाव जो हमने फील किया है, देखा है, उस पर नहीं जा सकते हो। सुनने के कारण जा सकते हो, समझने के कारण जा सकते हो, लेकिन जो चीज़ देखी नहीं है उस अनुभव से नहीं जुड़ सकते हो आप। तो इसमें क्या है, उस वस्तु को चित्त जान सकता है जिसकी परछाई पड़ी हो, अन्य वस्तु को नहीं, उसके अलावा की चीज़ों को नहीं जान सकते। उसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में उसके उपराग परछाई प्रतिबिंब की अपेक्षा है। अतः जब जिस वस्तु का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, यानी इंद्रियों के द्वारा चित्त से जब उस जिस वस्तु का संबंध होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात में होती है। और जैसे अभी हम लोग कई बार हम एक उदाहरण देते हैं, हमने कहा कि 12th क्लास में कहाँ पढ़ते थे, सबको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि मैम अभी ये पूछेंगी और हमने पूछा और आपको याद आ गया। ठीक, इसका मतलब जैसे ही उस बात का कनेक्शन आया तो प्रतिबिंब सामने आ गया। बात का कनेक्शन नहीं था तो कोई प्रतिबिंब सामने नहीं आया। ठीक, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात में है, और जिस समय वह वस्तु उसकी वृत्ति का विषय नहीं बनती, अर्थात चित्त में उपरंजित नहीं होती, उस समय वो क्या है, अज्ञात है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया कि आप 12th क्लास में कहाँ पढ़ते थे, तो थोड़ी देर पहले क्या था, वो अज्ञात था आपके लिए। जब हमने उसको बोला तो आप उससे कनेक्ट हो गए, तो ये ज्ञात हो गया। तो कभी ज्ञान में क्या होता है, कभी हमारे चित्त में ज्ञान से हम जुड़ते हैं, कभी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जुड़े या ना जुड़े अनुभव उन्हीं का होता है जिनको हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कहीं ना कहीं अनुभव किया। नेक्स्ट है सदा ज्ञातश्चित्त वृत्ति स्थित प्रभु पुरुषस्य परिणामित्वात्, मीन्स उस चित्त का स्वामी, अब चित्त का स्वामी कौन होगा, पुरुष। ठीक, चित्त का स्वामी पुरुष हो गया। उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, कल ये बात हो रही थी। ठीक, तो पुरुष परिणामी क्यों नहीं है, क्योंकि पुरुष में 3 गुण नहीं है। जहाँ 3 गुण नहीं है वहाँ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सारे प्रकृति में हो रहे हैं। हर क्षण जो बदलाव हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। तभी हम लोग अपने बचपन की हर घटना को शरीर के लेवल पे क्या घटा उसको भी महसूस करते हैं, और जब वो घटना घटी थी तो हमारी भावनाएं कितनी पॉजिटिव मोड में थी या कितनी नेगेटिव मोड में थी। 2 ही चीज़ें जीवन में पूरे याद रह जाती हैं, किसने हमें आहत किया है बहुत, और किसने हमें बुरे समय में बहुत प्रेम से संभाला है, बस। इसके अलावा जीवन में कुछ याद नहीं रहता है। तो क्या है, व्याख्या क्या, चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता है। जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी उसे देखता है। जब हम जिसके बारे में बात करेंगे, जहाँ कहीं उससे कनेक्टिविटी आएगी, कनेक्शन आएगा, तभी हम उसको देख पाएंगे। किंतु उस चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है, इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। इस सूत्र को अपने जो सिलेबस में 4th नंबर डाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके वहाँ पे लिखिए जाके। ये एक ऐसा सूत्र है जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को पूरे योग दर्शन की सॉल्व कर देगा। अपने सिलेबस में जहाँ यूनिट 4 है, यूनिट 4 में ऊपर लिख दीजिए जाके 4th नंबर और 80 नंबर का जो सूत्र है उसकी व्याख्या, बस उतना डाल देंगे, फिर जब कभी लगे तो देख लेंगे इसको उठा के। ठीक है, फिर देखते हैं, चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तब उसे देखता है। कल हम लोग ने 4 चीज़ें वासना के संबंध में पढ़ी थी, ये उन चारों में से किससे संबंधित है, ये लाइन, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। मैम आश्रय से और आलम्बन, आलम्बन जो आलम्बन, वेरी गुड। ठीक, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है, ठीक, तो आश्रय भी होगा, आश्रय तो चित्त है ही ऑलरेडी, तो आलंबन होगा यहाँ पर प्रॉपर आंसर, 1 वे आंसर। ठीक है,
तभी वह देखता है, किंतु उस चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है। इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। इसीलिए हमने अभी बोला कि हमारी आत्मा है वो ये भी देखती है कि हम बचपन में हमें किसने क्या दिया था, तब हम खुश हुए थे, तो खुशी का संबंध तो हमारे मन और भावनाओं से है। तो मतलब हमारे मन में भी क्या घटा था, हमारी भावनाएं भी कैसी थी उस समय, उसको भी हमारी जो आत्मा है वो देखती है और आज भी उसका अनुभव करती है। तो इसलिए क्या है कि जो स्वामी है चित्त का, वह अपरिणामी, वो बदलता नहीं है। वो सभी चीज़ों को ध्यान से बस दृष्टा के भाव में देख रहा, कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन देखने का काम पुरुष का ही है, करने का काम किसका है, प्रकृति का है। देखने का काम पुरुष का, करने का काम प्रकृति का। इसीलिए प्रकृति दोनों काम कर रही है, भोग भी दे रही है और अपवर्ग भी दे रही है। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है और जो शांत होती है, वे सभी उसे विदित रहती है। विदित रहती का मतलब याद रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात् मीन्स वह चित्त स्वप्रकाश नहीं है क्योंकि वह दृश्य है। स्वप्रकाश नहीं है तो किससे प्रकाशित होगा फिर? मैम पुरुष से। पुरुष से। अब इसका एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक चित्त पर प्रकाश किसका पड़ रहा है, आत्मा का पड़ रहा है। और जब वो उसके शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो उसके अंदर कुछ भी करने की क्षमता नहीं बचेगी। व्याख्या है, चित्त दृश्य है इसलिए जड़ है। वह स्वप्रकाश यानी अपने आप को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं है। उसमें जो चेतनता दिखलाई देती है जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है। इसीलिए चेतना किससे संबंधित है, चेतन से। ठीक है। और चेतना जो हम लोग उसमें 8th 9th कौन सा यूनिट पढ़ रहे थे जहाँ पे इसके बारे में पूरा हम लोग, तो वो सब किससे कनेक्टेड है, आत्मा से। जिस कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है, वह चेतना उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से होती है। चेतन कहा जाता है तो चेतन कौन होगा, प्रकृति होगी। लेकिन प्रकृति चेतन होगी कब, जब वो चैतन्य चेतना जो कुछ भी है जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसके कारण है। ठीक है। अभी जब हमारे शरीर हमारा कब हिल रहा है, जब इसमें चैतन्य काम कर रहा है, नहीं तो ये हिलेगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा। जब चित्त में बाह्य वस्तुएं और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, जब चित्त में बाह्य वस्तुएं और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप हुआ रहता है। ये कौन सा सूत्र हुआ? अब यहाँ आंसर आ रहे हैं 1 का 4th नंबर। अब अपना जहाँ पे 1 का 4th नंबर है उस सूत्र को और इस सूत्र को अपने सिलेबस पे नोट करिए, ऊपर जाकर मैच कर दीजिए वहाँ पे। 4th चैप्टर का 19 नंबर सूत्र और वहाँ का 1-4, जैसे तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम और वो वाला है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, तो भी लास्ट वाला सूत्र उसी से कनेक्ट हो जाएगा। फिर है चित्त चेतन सा प्रतीत होने लगता है, परंतु वास्तव में जैसे इंद्रियां और शब्द आदि विषय दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। वो बस जैसा उसमें जिस समय वो उसके अंदर चैतन्यता है, जो चीज़ सामने आई वो चीज़ उसके ऊपर प्रकाश डालेगी चित्त पर, वैसे विचार आएंगे, और जैसे वो चीज़ हट जाएगी वो चीज़ें चली जाएंगी। संबंध क्या है? चित्त को स्वप्रकाश मानने में दूसरा दोष क्या दिखाते हैं उसको आगे पढ़ते हैं। एक समय चोभ्यान वधारणम, तथा एक काल में चित्त और उसका विषय इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, तो जब शीशे में अपने आप को देखते तब हम लोग कभी ध्यान नहीं कर पाते हैं कि आप शीशे में देख रहे हैं अपने आप को। फिर हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को संवारते हैं और अपने आप में क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है इस पर ध्यान चला जाता है। उस क्षण हम लोग ये ध्यान नहीं कर पाते कि अभी हम शीशे के बारे में नहीं सोचते हैं, शीशे में जो दिखता है उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। मतलब एक समय पे क्या हमारे चित्त में पड़ रहा है दृश्य, क्या विचार चल रहे हैं। जब जब आपको ये समझ में आने लगे कि मेरे मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन से विचार नहीं उठ रहे हैं, गलत हैं तो कैसे इनको ठीक कर ले, क्लिष्ट से अक्लिष्ट में ले आए, तो
इसका मतलब है आप दृष्टा भाव में आने लगे हैं, जागृत अवस्था में आने लगे हैं। तो मोस्टली हम में से जो 80% लोग हैं वो कहाँ हैं? दृश्य जगत में है, दृष्टा जगत में नहीं है। तो इसमें क्या है व्याख्या, बाहर के पदार्थ का चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है, तब दृष्टा पुरुष के उस प्रतिबिंब सहित चित्त, दृष्टा को उस प्रतिबिंब सहित चित्त का ज्ञान होना युक्ति युक्त है, क्योंकि वह अपरिणामी है। जो अपरिणामी है उसको ज्ञान होता है, जो परिणामी है उसको ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। तो प्रकृति को कोई ज्ञान नहीं है कि परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम प्रकृति को नहीं पता चल रहा है। किसको पता चल रहा है? हम लोग कितने वर्ष के हो गए किसको पता चल रहा है? हमारे शरीर को या हमारी आत्मा को? हमारे आत्मा को पता चल रहा है कि हम इतने वर्ष के हो गए। ये शरीर को नहीं पता चल रहा है। परंतु चित्त अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ ही नहीं जान सकता, क्योंकि परिणामशील होने के कारण उसे एक ही काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते। अतः यही समझना चाहिए कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है। चित्त का काम केवल बाह्य पदार्थ के स्वरूप को अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के सामने रख देना है। ये क्या हुआ? भोग की अपवर्ग। ये भोग ही हुआ ना, ये बाह्य भोग हुआ। पदार्थ का हाँ स्वरूप है ठीक, भोग। ये भोग। यहीं पर एरो लगा के लिख देंगे, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चित्त का काम केवल बाह्य पदार्थों पदार्थ के स्वरूप को अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के सामने रख देना है। फिर उसे जानने का काम किसका है? पुरुष का है। नेक्स्ट देखते हैं, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगा स्मृति संकरश्य। मीन्स एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। अब इसको ध्यान से पूरा सुनेंगे। व्याख्या है, इस प्रकार एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से एक अनवस्था दोष आता है। दूसरे स्मृति के संकर हो जाने का दोष आता है, क्योंकि एक चित्त ने तो किसी विषय को जाना, दूसरे ने उस विषय सहित चित्त को जाना। इस प्रकार दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, इस तरह चलते रहने पर एक वस्तु का ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा। पहले आपने यूनिट 1 पढ़ी नेट जेआरएफ में, फिर यूनिट 2 पढ़ी, फिर यूनिट 3 पढ़ी। पढ़ के आ रहे हैं, नेट जेआरएफ का कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक, नेट जेआरएफ का कोर्स पढ़ रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? एक पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा, तो सब क्या हो गए? अगर हम लोग ध्यान से देखो तो वर्ण संकर हो गए। ठीक, लेकिन हम फिर एक रिजल्ट कहाँ पहुँचेंगे जाकर, कि हम अपनी चॉइस से चूज करेंगे कि हम प्रोफेसर किसके बनेंगे जाकर। ठीक, हम प्रोफेसर किसके बनेंगे जाकर, ये किसके आधार, इस पर प्रकृति क्या दे रही है हमको? भोग दे रही है कि अपवर्ग दे रही है? अब ध्यान से आंसर दिए। अब अपवर्ग दे रही है। अपवर्ग दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि अब फाइनल हो गया, गोल लक्ष्य निर्धारित हो गया। ठीक, पहले हमने सारी चीजों को देखा, ठीक है, तो भोग दे रही है। जैसे हम सब लोग पूरा जीवन जी रहे हैं, अच्छे ढंग से जी रहे हैं, तो क्या ये भोग है हमारा? ठीक है, प्रकृति हमें भोग दे रही है और सम्मान के साथ हर चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर इसी में एक समय हमको ऐसा आ गया कि हमें धीरे धीरे लगने लगा कि भोजन के लिए जीवन है या जीवन के लिए भोजन है। एक वो स्थिति आ गई। तो जब भोजन के लिए जीवन था तब क्या था? प्रकृति हमें भोग दे रही थी। जब जीवन के लिए भोजन हो गया तो ये क्या हो गया? प्रकृति ने अपवर्ग दे दिया। ठीक, क्लियर है बिल्कुल समझने में? तो ये क्या है? फिर नेक्स्ट इसी में देख रहे हैं, ये अनावस्था दोष समझ में आ गया, जब सब चीज़ें एक से कनेक्ट हो रही, एक के साथ दूसरी तीसरी, उसके लिए बोल रहे हैं। और अनेक ज्ञानों की एक साथ स्मृति होने पर यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन से ज्ञान का स्वरूप है। स्मृति का मिश्रण हो जाएगा। सो यह किसी
के अनुभव की बात नहीं है। सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं। सबके जीवन में ढेर सारी चीज़ें चलती हैं। बहुत मुश्किल में कोई भाग्यशाली लोग होते हैं जब किसी को अपना गोल पता चल जाए या अपने जीवन में पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए जाकर। ठीक, तो ये क्या है, ये हमने धीरे धीरे बिखरी हुई चीज़ को समेटना शुरू कर दिया। ये भी किसने हमें सहायता की है? प्रकृति ने सहायता की है। सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि अमुक पदार्थ को मैंने जाना था। ऐसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थ को, उसके ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को, और फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को मैंने जाना था इत्यादि। अतः चित्त से भिन्न दृष्टा को मानना ही युक्ति संगत है। तो सारे ज्ञान को कौन देख रहा है और जान रहा है? दृष्टा जान रहा है। ठीक, हम ही लोग सोचते हैं ना कि पिछली बार हमने क्या कमी रह गई थी जिसके कारण नेट नहीं निकाला, तो ये कौन कर रहा है? ये दृष्टा की तरफ से है। फिर है इसमें संबंध है, चित्त स्वप्रकाश नहीं है और चित्त का विषय भी नहीं है, तो फिर यह बतलाना चाहिए कि चित्त दृष्टा कौन है। क्योंकि पुरुष तो असंग और निर्विकार है, वह किसी भी दृष्टा और किसी भी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है। नेक्स्ट देखते, चितेर प्रति संक्रमाया स्थित कारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। मीन्स यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष, तो चेतन किससे संबंधित है? चेतन चेतना सब हमारे पुरुष से। चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है। असंग किसके लिए आएगा? पुरुष के लिए। तो भी तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि चित्त का ज्ञान होता है। तो भी तदाकार हो जाए। तदाकार का मीन्स क्या हुआ? उसी के आकार का हो जाना। वेरी गुड। जैसा हमने सोचा, जैसे हमने कहा आद्या, आपका पूरा दिमाग आद्या हो गया इस समय। ठीक, तो ये क्या है? इसे बोलते हैं तदाकार। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें व्याख्या है, चेतन पुरुष निर्विकार। बहुत ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल जीस्ट में जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चेतन पुरुष के, अब ये क्या है, सारे क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। ठीक, चेतन पुरुष निर्विकार है, अपरिणामी है, क्रिया शून्य है और असंग है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु विकारशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध में जब वह चित्त के आकार वाला सा हो जाता है, उस समय उसे वृत्तियों सहित बुद्धि का ज्ञान होता है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है। ज्ञाता और भोक्ता किसको कहा जा रहा है? चेतन पुरुष। अभी फिर पूरी लाइन नीचे वाली देखेंगे। ज्ञाता और भोक्ता तो प्रकृति हो गई ना, वही भोग और अपवर्ग की बात जो कर रही है। चलो अभी नीचे वाली लाइन को पढ़ के फिर आंसर दो सब। वास्तव में तो पुरुष ना ज्ञाता ही है और ना भोक्ता ही है। वह तो सर्वथा निर्विकार, असंग और स्वप्रकाश चेतन मात्र है। भाव यह है कि चेतन के उपराग से उपरंजित बुद्धि का केवल अनुकरण करने वाला सा होने के कारण चेतन को ज्ञाता कहा जाता है। जिस समय वो जो चित्त के स्वरूप का ज्ञान धारण कर रहे हैं, तो वो किसके कारण, किसके सहयोग से हो रहा है? पुरुष के सहयोग से। ठीक, क्योंकि हम किसी चीज़ को पूरा देख रहे हैं, जिस समय समझ रहे हैं, तो अब किसका रोल है? अगर प्रकृति का हो तो फिर प्रकृति काम ही नहीं कर पाएगी। जब जो देखने वाला है वो सब दृश्य नहीं होगा, वो सब दृष्टा होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे कहा जा रहा है बुद्धि केवल अनुकरण करने वाला, तो बुद्धि क्या है? चित्त है हमारा। बुद्धि का संबंध चित्त से कनेक्ट होगा। अनुकरण करने वाला सा होने के कारण चेतन को ज्ञाता कहा जाएगा। वो केवल अनुकरण कर रहा है, तो चेतन क्या हो गया? वो ज्ञाता हुआ। क्योंकि ज्ञान को जो ध्यान में रख पा रहा है, ज्ञाता शब्द किस में आएगा? पुरुष में आएगा। क्योंकि ज्ञान का संबंध, ज्ञान का जो अनुभव है वो सब पुरुष की तरफ जाएगा। घटना जो घटेगी वो किसकी तरफ जाएगी? चित्त प्रकृति की तरफ जाएगी। नेक्स्ट है दृष्ट दस्यो परोक्तम दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला होता है। यह चित्त जब दृश्य पदार्थ से रंगा हुआ अपने स्वरूप के सहित दृष्टा का विषय दृश्य बनकर उससे संबंधित होता है, तब दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंग में रंग जाता है। ये किससे संबंधित? 5 क्लेशों में से किससे संबंध है इसका?
दी अविद्या। प्रॉपर मैम आंसर दीजिए। राग अस्मिता आएगा इसमें, वेरी क्योंकि गुड, कृष्णा अस्मिता और से कृष्ण। संबंधित है ये। ठीक है, इसी के ऊपर लिखिए जाकर अस्मिता। इसका संबंध किससे, कौन से क्लेश से? अस्मिता से संबंध है इसका हमारा। अर्थात उन दोनों का प्रतिबिंब इसमें पड़ने के कारण ये दोनों का आकार धारण कर लेता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि हम दुखी हैं। नहीं तो ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पैर में तकलीफ है तो पैर को कष्ट है, हाथ को कष्ट है। हम सीधा बोलते हैं हमको ही कष्ट है। तो हमको ही कष्ट क्या हो गया? दोनों एक हो गए, दृष्टादृष्ट से दोनों एक देख रहे हैं हम लोग। इसमें अर्थात उन दोनों का प्रतिबिंब इसमें पड़ने के कारण यह दोनों का आकार धारण कर लेता है और इसका निजी स्वरूप भी वर्तमान ही रहता है। इस कारण यह चित्त ही सब अर्थ वाला हो जाता है, यानी दृश्य पदार्थ के रूप वाला, दृष्टा पुरुष के रूप वाला, अपने रूप वाला, इस प्रकार सर्व स्वरूप वाला हो जाता है। ये सब अज्ञानता में है कि ज्ञान में है? ज्ञान में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, चित्तत्व या बुद्धि तत्व जो कुछ कहिए, ये तीनों गुणों का पहला और सात्विक परिणाम है। ये क्रियाशील, परिणामी और जड़ है, किंतु सात्विक। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि सात्विक परिणाम है? इसका कोई ठोस आधार हम लोगों के पास? बिल्कुल वन वे आंसर है, कैवल्य पाद में हम लोग हैं। ठीक, कल भी हमने इस बात को इंडिकेट किया था। कुछ चीज़ें तो हम लोग इसके आधार पर क्वेश्चन सही होते हैं कि चैप्टर कौन सा है हमारा ये, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें आ ही नहीं सकती हैं। ठीक है, बोलेंगे मोनिका मैम? जैसे ये सात्विक परिणाम है तो हम इसको ये कह सकते हैं ये एकाग्र वाली वेरी अवस्था गुड, में है। वेरी गुड, वही उसी में। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारी बातें किससे संबंधित कर रहे हैं? सब संप्रज्ञात समाधि में है। ठीक है, सारी बातें विवेक ख्याति वो वाला जो भी धर्म में समाधि से पहले की चीज़ें हैं, वहाँ तक सब किसमें? संप्रज्ञात में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर के सेकंड जैसे ही शुरू हुआ तो वहीं से संप्रज्ञात की तरफ जाने लगे थे, अष्टांग योग से, और फिर थर्ड में तो कंप्लीट संप्रज्ञात योग है। यहाँ पर संप्रज्ञात योग में अब जो पुरुष प्रकृति है, बस विवेक ज्ञान के आधार पर दोनों को अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, दोनों को अलग अलग समझने का प्रयास किया जा रहा है। किंतु सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि की भांति उज्ज्वल है, यह चित्त का अपना स्वरूप है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था एकाग्रावस्था में। ठीक है, कि चित्त हमारा सात्विक। ये जो बुक है ना, हमको लगता है इससे ज़्यादा वैज्ञानिक बुक तो हमको कभी कोई दिखती ही नहीं है। ऐसा लगता है कहाँ से उस जमाने में, खैर वो हम लोगों का कोई ऐसा विषय नहीं, वो महर्षि लोग हैं, तो बहुत सुंदर सी लगती। बोलेंगे पढ़ने में कुछ कह रहे हैं? देखिए एक बार अस्मिता वाला दोबारा से समझाना, जो इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे। उसमें लिखा है ना, ऊपर देखिए, जब चित्त यह चित्त जब दृश्य पदार्थ से रंगा हुआ अपने स्वरूप के सहित दृष्टा का विषय दृश्य बनकर उससे संबंधित होता है, तब दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंग में रंगा जाता है। अर्थात उन दोनों का प्रतिबिंब इसमें पड़ने के कारण यह दोनों का आकार धारण कर लेता है। मीन्स जैसे ही हम लोग एक साथ अपने आप को समझते हैं, शरीर के कष्ट और आत्मा को, तो हम लोग अक्सर क्या बोल देते हैं? सिंपल सा बोलते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है। तो लग रहा है कहीं कोई आत्मा और शरीर अलग है, दोनों एक दिख रहे हैं। अस्मिता का मीन्स क्या था? जब वो प्रकृति और पुरुष एक दिखने लगे, वही अस्मिता हो गया हमारा। ठीक, फिर इसमें देख रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि इसके सामने जब जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है, अर्थात जिस पदार्थ का संबंध होता है उसके रंग में रंगा हुआ यह तदाकार हो जाता है, इसलिए पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा चेतन पुरुष के रंग में रंगा हुआ रहता है, इसलिए यह तदाकार हुआ चित्त के रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में चित्त उसमें प्रतिबिंबित होने वाले विषयों से और चेतन पुरुष से सर्वथा भिन्न है। क्या है? चित्त जो है उसमें प्रतिबिंबित होने वाले जो पुरुष वो विषय हैं और पुरुष से अलग भिन्न है। चित्त क्या? एक शीशा है, शीशे में जो आकृति दिखेगी वो विषय होगा उसके। जो आकृति हट जाएगी, अभी हम शीशे के सामने खड़े होंगे, हम दिखेंगे, अभी अपर्णा मैम खड़ी होगी, अपर्णा मैम दिखेंगे, तो शीशे को कोई मतलब नहीं है। तो चित्त क्या है? एक
प्लेस है, एक स्थान है जहाँ पर जो आ रहा है वो ही हमें दिखना शुरू हो जाएगा। और जो आत्मा है वो जिस समय जो दिखेगा वो कहेगा कि अच्छा अभी अपर्णा मैम दिख रही हैं, अभी मिता मैम दिख रही हैं, अभी हम दिख रहे हैं। और चित्त को कोई मतलब नहीं है। तो चित्त को क्यों मतलब नहीं? क्योंकि वहाँ लगातार परिवर्तन हो रहा है। आत्मा हमारी अपरिणामी है तो वो हमेशा सब चीज़ों को देख रही है। पर ज्ञान जब तक पूरा कैवल्य को प्राप्त नहीं होंगे तब तक सात्विक चीज़ों में भी हम सात्विकता को देखना शुरू कर देंगे। जैसे एक हम लोग हैं, एक रामकृष्ण परमहंस जी महाकाली माता को डेली भोग लगा रहे थे, डेली भोग लगा कर खा रहे थे। कौन सी स्थिति थी? संप्रज्ञात समाधि थी। फिर महाकाली माता ने उनको एक बार फिर बोला ही जबरदस्ती करके कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अपने गुरु जी के पास नहीं जाओगे, तोतापुरी गुरु जी के पास, जब तक उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे जिससे महाकाली महाकाली है, तब तक ये अज्ञानता में ही जीवन चला जाएगा। ठीक है, तो वो सात्विक ज्ञान है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो अनुभव का विषय है वो नहीं है। और जब गुरु जी से उन्होंने वो कर लिया, उनको साक्षात्कार हो गया, तब उनको लग गया कि अब हम महाकाली माँ को भोजन भोग लगाएं तो भी महाकाली का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और महाकाली को हम भोजन ना भी लगाएं, भोग ना भी लगाएं तो भी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या, ये ज्ञान से हमें आता है। तो पहले एक ज्ञान प्रकृति का है, फिर उस वो सात्विक संप्रज्ञात में आ गया, फिर विवेक ज्ञान से भी जब वैराग्य हुआ तो संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात मोक्ष कैवल्य को प्राप्त हो गया। फिर नेक्स्ट आते इसमें देखते हैं नीचे, तद संख्ये वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संगत कारित्वात्। मीन्स वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, क्योंकि यह मिलजुल कर कार्य करने वाला है। अब हमें भोजन बनाना है तो उसके भी तो संस्कार हमारे अंदर पड़ रहे हैं। तो भोजन केवल एक बात से नहीं बनेगा, कई लोगों के सहयोग से, कई सामग्रियों से मिलकर बनेगा। व्याख्या, जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होती है वह संगतकारी कहलाती है। ये प्रॉपर वर्ड है, इसको अंडरलाइन करिए या कहीं अपने की नोट्स में लिख लीजिए जाके। जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ है वह संगतकारी कहलाती है। जैसे मकान, भोजन आदि। मकान दिखने में सिंगल लगता है, बहुत सारे लोगों वस्तुओं का सहयोग है, वैसे ही भोजन हमारा हो गया। ऐसी वस्तु अपने से भिन्न किसी दूसरे के लिए ही हुआ करती है, अपने लिए नहीं, अतः यह परार्थ कहलाती है। एक हम लोग ने परार्थ सिद्धि पढ़ी थी पीछे, ठीक है, परार्थ कहलाती है। यह चित्त भी, इसको लिख लीजिए, परार्थ संगतकारी, और ये सब किसके लिए? प्रकृति के लिए आ रहा है। दोनों वर्ड्स को लिख लीजिए और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए मकान और भोजन, ताकि वो रिमाइंडर देता रहे आपको। जब चित्त भी सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से मिश्रण से उत्पन्न है तथा बाह्य पदार्थ और इंद्रियों के संयोग से उनसे मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होता है। ठीक, अब समझ में आ गया कि जो हम लोग हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन, वो कैसे कनेक्ट है यहाँ पर? वो इसी इन चारों से, हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन, ये चारों से मिलकर ही हमारे चित्त में कोई काम होगा। और उसके उदाहरण है कि भोजन में कितनी चीज़ों का सहयोग है। व्यक्ति का भी सहयोग है, वस्तु का भी सहयोग है, और ऐसे भी कुछ सहयोग है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ से किसान से आया, किसने उसको बोया, किसने उसे काटा, मार्केट से आया, कैसे पैसे कमाए गए, कैसे हमारे घर पर पहुँचा, हमें सीधा सीधा भोजन में कटोरी में सब्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बस वैसे हमारे चित्त के विचार है, उसमें कितने लोगों का मिश्रण है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फिर ने देखते इसी में आगे, अतः ये अपने लिए नहीं, दृष्टा पुरुष के लिए है। तो हमारी सारी चीज़ें किसके लिए हुई? चित्त की या हमारे जीवन की, वो सब दृष्टा के लिए हुई जाकर। जैसे हम पूरा भोजन परोसते हैं तो हम खुद के खाने के लिए, अपने लिए, या दूसरों के लिए बना रहे हैं, तो ऐसे ही प्रकृति सब किसके लिए जुटा रही है? सारा सामर्थ्य सब पुरुष के लिए जुटा रही है। अब वो पहले क्लिष्ट भी हो सकता है, लेकिन 4th चैप्टर में है तो ये सब किस में जाएगा? सब अक्लिष्ट में है। फिर है इसमें दृष्टा पुरुष के लिए तथा उसी के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए ये नाना वासनाओं से चित्रित है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें नीचे, विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति है।
समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त, समाधि जनित विवेक ज्ञान, इसका मीन्स क्या हुआ? मैम ये धर्म में एक तक आ गए। समाधि जनित का मीन्स मैम ये धारणा ध्यान समाधि वेरी संयम गुड। वाली समाधि जनित का मतलब धारणा ध्यान समाधि की बात हो रही है, ठीक। समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष करने वाले योगी की आत्म भाव विषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। अब निवृत्ति की बात हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि प्रकृति अब क्या दे रही है? पुरुष को अपवर्ग देने जा रही है। व्याख्या, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार के संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि, इसका नाम आत्म भाव भावना अर्थात आत्मज्ञान के विषय का चिंतन है। हमने एक बात जब वेद और उपनिषद पढ़ा रहे थे तो वहाँ कुछ क्वेश्चन थे कि वेद और उपनिषद किसके लिए हैं। तो ऋषियों ने ये भी बता रखा है, जिसके जीवन में ये आने लगे क्वेश्चन कि हम क्यों आए हैं, हमारा जीवन क्या ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे विषय आने लगे तो समझ लेना कि अब ऐसे लोगों के जीवन में वेद उपनिषद ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सबको, सबके मन में ये सब क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा भूल के भी नहीं रहना, चाहे 100 बार दुख मिल जाए पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है किसी के दिमाग में, ठीक। ये क्वेश्चन अगर 100 का रेशियो ले तो केवल 5% में आएगा, ठीक। उसमें सफल होने में शायद 0.00 के पॉइंट में नीचे आ जाए तब एक सफल होगा उसमें। फिर है ये, जब तक मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक ऊंचे से ऊंचे साधक में विद्यमान रहती है। क्या विद्यमान रहेगा ऊंचे से ऊंचे साधक में? अभिनिवेश। अभिनिवेश, ठीक। परंतु जिसने विवेक ज्ञान द्वारा इस भेद को भली भांति समझ लिया है और शरीर और चित्त आदि से आत्मा भिन्न है, जिसे अपने स्वरूप का संशय रहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी उपयुक्त आत्म भाव भावना सर्वथा मिट जाती है, यही उसकी पहचान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें उस संबंध क्या है। यहाँ उस समय उस योगी के चित्त की स्थिति कैसी रही होगी। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। उस समय चित्त, योगी का जो चित्त है, अब योगी का चित्त है कौन सा कर्म काम कर रहा है यहाँ पर? कर्म का कौन सा पार्ट है यहाँ पर? आशुकुल अकृष्ण का। जो कर्म हम लोग ने 4 प्रकार के पढ़े थे उसमें से कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे? 4th नंबर, चौथा वाला। लास्ट आ रहा। हाँ, चौथा वाला। मोनिका मैम ने बोला था ना अशुक्ल अकृष्ण। अच्छा, वो मेरे से हमको क्लियर नहीं हुआ, ठीक। हमको अदृश्य वाला अशुक्ल वो अब क्लियर नहीं हुआ था, ठीक। उस समय योगी का चित्त विवेक में झुका हुआ कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है? फिर प्रकृति किधर जा रही है? पुरुष को अपवर्ग की तरफ ले जा रही है, उसके लिए बात हो रही है। अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्त अज्ञान में निमग्न और विषय परायण अर्थात विषयों के अभिमुख रहता है, परंतु जब विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है उस समय योगी का चित्त निसार संसार के विषयों की ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा, सब किसके अंदर पड़े रहे? संप्रज्ञा समाधि में, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है और उस समय विवेक ज्ञान में निरंतर बहता रहता है तथा कैवल्य के अभिमुख हो जाता है, यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है। तो संप्रज्ञात समाधि में क्या शुरू हो जाता है? धीरे धीरे ज्ञान के कारण क्लिष्ट से सारी वृत्तियां कहाँ हैं? सब अक्लिष्ट में हैं। और उसकी चेन कौन है? उसके बीच की कड़ी कौन है? विवेक ज्ञान है। बस विवेक ज्ञान हटा, वो असंप्रज्ञात की ओर आ गया, यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है। कारण का मतलब प्रकृति किस में जा रही है? संसर्ग में या प्रतिसर्ग में? प्रतिसर्ग में। क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही कैवल्य है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखें, जिसको अगर कोई टाइम के कारण लीव करना और लीव कर देंगे, बस इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जरा से टाइम में ही। तो अगर किसी को ऐसा लगे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ताकि कोई वो नहीं होना ऐसे कि हमें इतनी देर बैठना है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि योगी का चित्त विवेक ज्ञान में झुका हुआ रहता है तथा अपने कारण में विलीन होने लगता है तो फिर व्युत्थान अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियां कैसी होंगी? व्युत्थान किससे संबंधित है? मैम जो दबे हुए संस्कार है वो उठेंगे।
संप्रज्ञात से है व्युत्थान या असंप्रज्ञात से? मैम संप्रज्ञात से ही है, क्योंकि जो दबे हुए संस्कार है अब वो उठ रहे हैं, तो जो दबे हुए में नहीं उठेंगे। अब दबे हुए में से जो हमारे अच्छे संस्कार हैं, अब वो ज्ञान के साथ उनसे वैराग्य होगा। ठीक, दबे हुए होते तो वो तो क्लिष्ट से अक्लिष्ट में आ ही चुके हम लोग ऑलरेडी। तो यहाँ अब दबे हुए असंप्रज्ञात नहीं, की अब बात जो है। हमारे अच्छे, जैसे मान लो हमने कहा कि एक था कि पहले हिंसा कर रहे थे, अब अहिंसा कर रहे हैं। एक उदाहरण दे, पहले आद्या को आपने समझा कि आद्या के प्रति हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं, आसक्ति कम हुई, कहाँ पर आ गए? संप्रज्ञात में। अब हमें लगा ईश्वर के हम भी हैं, आद्या भी है, जैसे मेरी ईश्वर रक्षा करेंगे वैसे आद्या की करेंगे, कहाँ पर आ गए? असंप्रज्ञात में आ गए। ठीक, ये हुआ इसका अर्थ। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इसी में आगे, तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। एक मिनट ऊपर वाली लाइन पूरी कर दे। कैवल्य के अभिमुख यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है, क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही कैवल्य है। नेक्स्ट है तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः, मीन्स उस समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। कोई भी चीज़ हमारे, मान लो हमें अच्छा लग रहा है, आपने योग का ही चुनाव क्यों किया? क्योंकि कुछ संस्कार आपके इससे जुड़े हैं, नहीं तो आप किसी और का चुनाव कर लेते। ठीक है, ऐसा तो नहीं, ऑनलाइन ढेर सारे कोर्स हैं, कई विषयों में अपने जीआरएफ निकाल सकते हैं। तो जिसके संस्कार पूर्व से कुछ कनेक्टेड होते हैं, हम उसी तरफ आगे बढ़ते हैं जाकर। तो उस समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। व्याख्या, विवेक ज्ञान में निमग्न हुए चित्त में व्युत्थान अवस्थाओं के समय जो अन्य वस्तुओं की प्रतीति व्यवहार देखने में आता है, वह दग्ध बीज के सदृश विद्यमान पूर्व संस्कारों से देखने में आता है। अब देखते हैं आगे इसको, क्या उसमें बात हो रही है। उन संस्कारों का सर्वथा नाश और कब कैसे हो सकता है? क्योंकि वो जैसे मान लो कि अभी जो संप्रज्ञात में है, तो वहाँ जब तक हम असंप्रज्ञात की तरफ नहीं आएंगे तब तक हमारे अच्छे विचार ही रहेंगे, लेकिन उनमें भी परिवर्तन आएगा। ठीक, कुछ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन जैसे ही हम कैवल्य की तरफ चले जाएंगे, फिर क्या होगा? अब नया कुछ जन्म नहीं लेगा। ठीक, श्रेष्ठतम जीवन जिएंगे, लेकिन अब हम बैक नहीं होंगे कहीं से भी। ठीक है, अपन एक मिनट कंप्लीट कर ले इसको, बीच में बोले दग्ध बीज क्या होगा? जिनसे अब दोबारा कुछ ना जमे। ठीक, दग्ध का मीन्स क्या हो? जैसे हमने कोई मिट्टी में डाला हमने किसी चीज़ को, तो वो क्या होगा? अभी कोई हमने अच्छी बात बोली तो उसका कुछ तो परिणाम आएगा। ठीक है, और फिर एक समय जो, जैसे अभी हमारे जो चने हैं उनको ज़मीन में डालेंगे तो वो उग सकते हैं, तो अच्छे संस्कारों से भी अच्छी चीज़ें आएंगी। लेकिन जब वही चने भुन जाएंगे, तो अभी जैसे ही ये संस्कार विवेक ख्याति से वैराग्य होगा, तो अब हमारा कोई नया संस्कार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? हान मेशाम क्लेश विदुक्तम, मीन्स इन संस्कारों का, एक मिनट सब लोग अब बस थोड़ा सा रुक जाएंगे, बस सबके सवाल का जवाब दे रहे हैं। इन संस्कारों का विनाश क्लेशों की भांति कहा गया है। इन संस्कारों का विनाश क्लेशों की भांति कहा, क्योंकि सारे पूरा अगर हम लोग टोटल में ले लें तो क्या है? अविद्या है सबकी जननी। ठीक, जो पंच क्लेश में सबसे पहला है, नंबर आता है फर्स्ट। तो व्याख्या, दग्ध हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश हैं, उनका अभाव जैसे प्रतिप्रसव अर्थात कारण में कार्य के लय से बतलाया है, उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिए। जब तक किसी भी परिस्थिति में चित्त वर्तमान है, तब तक संस्कारों का सर्वथा नाश नहीं होता है। उनका नाश तो चित्त के अपने कारण गुणों में विलीन होने पर उसके साथ ही होता है। जैसे तो प्रकृति कहाँ जा रही? प्रतिसर्ग में जा रही है। तो यहाँ क्या होगा? परंतु भुने हुए बीज के सदृश ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते हैं। अब एक एक बार जरा अपने मन से इस लाइन को 3 बार पढ़ लो, इसी लाइन को जो अभी हमने पढ़ी परंतु से।
समझ रहे हैं आप सब? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो भुने हुए बीज के सदृश क्या होगा कि भुने और अग्नि से जलाए हुए संस्कार। तो यहाँ अग्नि कौन सी, ज्ञान की बात हो रही है, ठीक है, ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। विद्यमान रहकर भी मतलब जन्म के हेतु नहीं बन सकते। इसका मीन्स क्या हुआ, जिन लोगों ने इसी जन्म में कैवल्य को प्राप्त कर लिया है वो जीवित भी हैं, सब काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब कोई भी उनके संस्कार कहीं से भी बंधन का कारण नहीं बनेंगे। वो चाहें तो 10 बार आकर देश की सेवा कर दें, वो चाहें किसी श्रेष्ठ माताओं के यहाँ जन्म ले लें, माता पिता के यहाँ कुछ भी कर दें, लेकिन अब वो बंधन में नहीं बंधेंगे, ठीक। और ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक। ऐसा आचार्य श्री राम शर्मा जी के लिए कहा जाता है, और भी कुछ लोगों के लिए है। उन्होंने सीधा बोला था हम जन्म नहीं लेंगे, कारण शरीर में रहकर मानस पर काम करेंगे, लोगों के विवेक में काम करेंगे कि वो श्रेष्ठ काम करें जाकर। अतः उनके कारण होने वाले पदार्थों का ज्ञान नए संस्कारों का उत्पादन नहीं हो। भुने हुए बीज किसी भी तरह से अब दोबारा खेत में उगाए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बस भुने हुए बीजों से सबसे अधिक लाभ होगा, हल्के होते हैं सब कुछ। भुने चने क्या सबसे अधिक फायदा क्या करता है, भुना चना करता है, लेकिन भुने हुए चने से हम दूसरे चने नहीं उगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रसंख्याने अब कुसिद्ध सर्वथा विवेक ख्याते धर्मेघा समाधि। मीन्स जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या, जब विवेक ज्ञान उदय होता है तब योगी के चित्त में अत्यंत स्वच्छता आ जाती है। स्वच्छता का मीन समझ गए, सारे अटैचमेंट, सारे क्लेश के बीच में हमें अंतर दिखाई देने लगता है। अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। जिसके जीवन से जितनी जितनी आसक्ति कम होगी उतना उसका अपना सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। उस समय योगी सर्वज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, योगी को सर्वज्ञ कब कहा जाएगा, जब उसका विवेक ज्ञान उदय होता है तब उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ऐसे ही सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का भी उपभोग नहीं करता है। तो उपभोग का मतलब क्या हो गया, जो हमारे 3rd चैप्टर में जो हम सिद्धियां या विभूतियां प्राप्त कर रहे हैं उनसे भी हम जुड़ते नहीं हैं, या उनको भी हम रखने का मन नहीं बनाते हैं। तो इसका मीन्स है ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता है। क्योंकि सारी विवेक जो विभूति पाद उसमें क्या है कि जितनी भी हमें विभूतियां मिलेंगी उनसे भी क्या करना, हमें वैराग्य करना है। सर्वथा उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का अंतराय विघ्न नहीं पड़ता है। वह निरंतर उदित प्रकाशमान रहता है, इसलिए तत्काल ही उस योगी को धर्मेक समाधि प्राप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन था मीता मैम का कल कि विवेक ख्याति के बाद जो समाधि होगी निर्बीज और असंप्रज्ञात कैवल्य तीनों एक है, ठीक है। लेकिन जो हमारी घटना घटेगी विवेक ख्याति से वैराग्य होने पर, उसका पहला नाम धर्म मेघ होगा। मेघ का मतलब होता है बादल, धर्म का मीन्स होता है चारों तरफ सतोगुणी माहौल पैदा हो गया। नेक्स्ट है उस धर्मेक समाधि से क्या होगा। अब जो धर्मेक समाधि हुई है उससे घटना पहले विवेक ख्याति से वैराग्य हुआ, अब उससे धर्मेक समाधि प्राप्त हुई। अब धर्मेक समाधि के रिजल्ट क्या होंगे, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। मीन्स उस धर्मेक समाधि से क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश होगा। तो क्लेश 5 का होगा, कर्म कितने होंगे 3, ठीक। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लेश 5 और कर्म 3, क्योंकि चौथा कर्म जो है वो ऑलरेडी योगी का है इसलिए। नेक्स्ट है तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत अज्जुगे मल्पम। मीन्स उस समय सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। इस कारण ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। ज्ञेय पदार्थ में जानने वाली सभी वस्तुएं अल्प हो जाती हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति ने स्वयं का ज्ञान ही प्राप्त कर लिया, प्रकृति ने भोग से अपवर्ग प्राप्त करा दिया, तो अब हर चीज छोटी हो जाएगी, ठीक है। व्याख्या, विवेक ज्ञान की प्राप्ति से पहले ज्ञान को सीमाबद्ध करने वाले जितने भी अविद्या आदि पर्दे रहते हैं एवं उसमें जितना भी कर्म संस्कार रूप में संग्रह किया हुआ मल रहता है। संग्रह किया हुआ मल का मतलब हो गया
जितने भी चित्त में क्लिष्ट संस्कार या वृत्तियां थी, वे सबके सब उपर्युक्त धर्म एक समाधि में नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योगी का ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। तब दुनिया के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे ऐसे ही अल्प हो जाते हैं। जिस प्रकार आकाश में जुगनू खद्योत, उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रहता। मतलब जो व्यक्ति जब धर्म एक समाधि प्राप्त हो जाएगी या जब केवल मोक्ष प्राप्त होगा, तब योगी को किसी चीज को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसको वो जानना चाहेगा उसमें वो अपने आप को देख लेगा। ठीक है, जैसे अभी हम आपको बोलते हैं कि कोई, अभी हम हैं और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमने आपकी चीज़ों को आपको देखते ही समझ लिया। तो जो सिद्ध या जो कैवल्य प्राप्त महापुरुष हैं, उन्हें आपसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको देखेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि के भाव में जाकर आपके अंदर के चित्त चेतना से जुड़ करके आपकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को जान लेंगे, और जिसमें जहाँ सुधार की आवश्यकता होगी वहाँ वो हमें सहयोग कर देंगे। तो इसलिए क्या है कि सारे जो ज्ञान है आकाश में खद्योत उसके समान हो जाएंगे, जुगनू के समान हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणा नाम, मीन्स उसके बाद अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुणों के परिणाम क्रम, परिणाम संबंधी सिलसिले की समाप्ति हो जाएगी। किसके लिए आ रहा, प्रकृति या पुरुष? प्रकृति। प्रकृति, वेरी गुड। जब योगी को धर्मेक समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उनका काम जो पुरुष को भोग और अपवर्ग देना है वो पूरा हो जाता है। इस कारण उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहना परिणाम क्रम है वह उस योगी के लिए समाप्त हो जाएगा। अब फिर वो मिता मैम आपका क्वेश्चन का आंसर, अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। जब जो प्रकृति है वो प्रतिसर्ग की अवस्था में जाने लगी तो क्या होगा, उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहने का परिणाम क्रम है वह योगी के लिए समाप्त होगा, ना कि सभी के लिए। ठीक, वो एक योगी के लिए समाप्त हो रहा है, ना कि सबके लिए। क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्राह्य क्रम, मीन्स जो क्षणों का प्रतियोगी है, क्षणों का प्रतियोगी मीन्स एक एक क्षण का, वर्तमान, भविष्य और अतीत, जो हमारा पास्ट है, मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लगातार, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता वह क्रम है। इसकी व्याख्या पूरी पढ़ेंगे। कोई भी वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या एक रूप में रहती हुई भी पुरानी होती चली जाती है, तब वह उसका परिणाम किसी एक दिन में, एक घड़ी में या एक पल में नहीं हो जाता। उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, परंतु जानने में नहीं आता है। अभी हम लोग ने सोचे कि 6 महीने कैसे निकल गए, ठीक, लेकिन आज हम लोग कह सकते हैं ना कि निकले हैं, होने वाले हैं 6 महीने पूरे। तो क्या, परंतु जानने में नहीं आता। उस वस्तु का दूसरा परिणाम पूर्ण होने से यह अनुमान द्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं बदली है, क्रम से बदली है, धीरे धीरे। इस प्रकार क्रम का ज्ञान परिणाम के अंत में होने से यहाँ परिणाम परांत निर्ग्राह्य कहा है, और प्रत्येक क्षण से इसका संबंध है। एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण, और इस तरह क्षणों के प्रवाह में जो पूर्वापर का ज्ञापक ज्ञापक जानने में निमित्त है, उसी को क्रम कहते हैं। अब जानने में कौन निमित्त है? पुरुष निमित्त है। जानने में कौन निमित्त है? कि ये सब कुछ बदला है, तो निमित्त जो घटना घट रही है वो प्रकृति में है, जो जान रहा है वो पुरुष है यहाँ पे। अतः इसको क्षण प्रतियोगी कहा जाएगा। क्षण प्रतियोगी का शब्दार्थ यह भी कहा जा सकता है कि जो क्षणों का प्रतियोगी है, यानी विभाग करने वाला है, वह क्रम है। नेक्स्ट देख रहे हैं, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रतिपिल्स्वा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिदी शक्ति रीति, मीन्स जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है। ठीक, ऐसे कारण में, तो ये घटना अगर प्रकृति की तरफ से कहा जाए तो प्रकृति ने ही पुरुष को भोग अपवर्ग दिया है, तो प्रकृति की तरफ से कैवल्य किसको मिल रहा है? पुरुष को मिल रहा है।
पुरुष के लिए कैवल्य है, पर मिला किससे है? प्रकृति से मिला है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? पुरुष को मिला है, कैवल्य किससे जुड़ेगा शब्द? पुरुष से, लेकिन मिला किसके कारण है? प्रकृति के कारण। अथवा यूँ कहिए कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। तो किसने सहयोग किया है? प्रकृति ने सहयोग किया है। व्याख्या, गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए। गुण कौन है? तीनों गुणों की बात हो रही है। ये गुण किससे संबंधित है? चित्त क्या है यहाँ पर? इस योग दर्शन का जो बेस है वो क्या है? चित्त है। चित्त त्रिगुणात्मक है। ठीक है, तो गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए, इसी काम को पूरा करने के लिए वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रियों और शब्द आदि विषयों के आकार में परिणत होते। इतनी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने प्रकृति का जो चार्ट देखा है उसमें देखे हम लोगों ने सारे तत्व। जिस पुरुष के लिए ये गुण भोग भुगताकर अपवर्ग मुक्ति संपादन कर देते हैं, उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। तब वे अपने ये कर्तव्य शेष नहीं रहता, कौन सा इंपॉर्टेंट सूत्र है जो 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है? हम लोग ने प्रज्ञा पढ़ा था। प्रज्ञा के बारे में कितने प्रकार की थी प्रज्ञा? 7 प्रकार की। 7 प्रकार की, वहाँ पर ये लाइन थी। ठीक है, फिर है उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम। एक क्वेश्चन आ चुका है, जैसे प्रतिसर्ग पढ़ते वही प्रतिलोम है, उसका सिनोनिम्स पर्यायवाची है। प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यही गुणों का कैवल्य अर्थात पुरुष से अलग हो जाना है, और उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग था उसका अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना है। ये पुरुष का कैवल्य अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना है। बोलो पतंजलि महाराज की जय। ठीक है। अब देखो, अब जिसके जिसके जो क्वेश्चन हो, क्योंकि टाइम हो गया, सब अपना अपना काम करो। जिसके जितने भी क्वेश्चन हो, अब मेरी कल से छुट्टी है, किसी भी पूरे सिलेबस में जैसे मीता मैम भेजती हैं वैसे सब नोट करके भेज दो, या बोलकर जिस फॉर्म में, वैसे रिटर्न में लिख देंगे या फिर पेपर में नोट करके, तो वो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा, तो वो भेज देंगे। अब हम सबका 1 बाय 1 आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ करेंगे, फिर सीमा मैम से बात करते हैं। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। हाँ, सीमा मैम आप बोलेंगे, सब लोग लीव करिए, अब सीमा मैम की बात सुने, क्योंकि सबको एग्जाम है, सब अपनी तैयारी करेंगे। बोलिए सीमा मैम। हेलो सीमा मैम, अब सीमा मैम ही नहीं दिखाई दे रही। चलिए फिर अब हम सीमा मैम से बाद में अच्छा दिख गए। बताइए दीदी, अभी मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। वैसे मेरे को ये जो योग दर्शन का ये जो आप बताते हैं ना, बुने चने वाला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैं पढ़ भी चुकी कई बार, तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म बता दीजिएगा मेरे को। तो आपको ऐसे बताएं कि आराम से एक मैसेज भेज दे। हाँ, मैसेज भेज दिए तो बहुत बेहतर है। तो वो बिल्कुल आसानी से आप सुनेंगे, बोलेंगे अपन। और आपका स्वास्थ्य कैसा है ये बताइए आप। थोड़ा सा बहुत जो 1 मिनट रुकिए।